ये फरवरी मंथ की करंट अफेयर पर बेस एमसीक्यू का पार्ट 1 होगा और आज हम अपने एमसीक्यू की सीरीज में देखेंगे कि ऐसी फरवरी मंथ में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थी जिस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, एक सेकंड, ठीक है। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन ये, हु वाज फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये बताना है जो हमारा लॉ कमीशन, ये इधर हिंदी वाले और ये इंग्लिश वाले दोनों के लिए हुए। यहाँ पर हिंदी वाले हिंदी में सॉल्व करेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में सॉल्व करेंगे। तो आपको ये बताना है कि जो इंडिपेंडेंट जब देश आजाद हुआ तो देश आजाद होने के बाद 1955 में पहला लॉ कमीशन बना था। तो उस फर्स्ट लॉ कमीशन को वो किसकी चेयरमैनशिप में बना था। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो पहला लॉ कमीशन बना था वो ब्रिटिश इंडिया के अंदर बना था। वो चार्टर एक्ट 1833 के अंडर इसको बनाया गया था। ये मैं जब देश आजाद नहीं होता उससे पहले की बात बता रहा हूँ। और ये लॉर्ड मैकॉले के अंडर बनाया गया था। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो देश आजाद होने के बाद 1955 में इंडिया में पहला लॉ कमीशन बनाया गया और ये 1955 में बनाया गया था। और इसको जो हेड कर रहे थे एमसी सेतलवाद इसको हेड कर रहे थे। और ये जो थे एमसी सेतलवाद, ये इंडिया के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल भी थे। आप समझ गए हो? तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन एंड फर्स्ट ये जो भी मैं बता रहा था आपको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है ये है बी। मैं भूल गया था क्या बोलते हैं उसको, हाँ, इसका इंडियन वाले भी देख सकते हैं, एमसी सेतवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अब दूसरा क्वेश्चन ये कि वो वाज द फर्स्ट लॉ कमीशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया अंडर द कॉलोनियल रूल। तो आपको ये बताना है कि हिंदी वाले इधर देखते रहेंगे कि जो पहला लॉ कमीशन बना था वो कब बना था। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं है अंडर द ब्रिटिश रूल। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में बात नहीं करी है। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में बात करता तो मैंने आपको बता दिया, आपको साल का नाम बता देना 1955। लेकिन अगर ब्रिटिश रूल के अंदर पूछता है तो ये है 1833। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। तो हिंदी वाले भी देख सकते हैं, इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who presided over the first law commission established under the colonial rule in India। तो मैंने आपको बताया था ये चार्टर एक्ट 1833 के अंदर एक प्रावधान किया गया था कि आप पहला लॉ कमीशन बनाओ। तो इस लॉ कमीशन को जो चेयर कर रहे थे वो थे लॉर्ड मैकॉले। तो लॉर्ड मैकॉले इसको चेयर कर रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है? पहला क्या करता है लॉ कमीशन? क्या ये जुडिशरी अपॉइंटमेंट्स करता है? जुडिशरी अपॉइंटमेंट करने का मतलब ये हो गया कि क्या ये हमारे जो जज होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट करता है, या फिर ये लीगल एजुकेशन पर रिसर्च करता है, या लीगल एजुकेशन के बारे में कुछ बताता है कि आपको ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज, या लॉ को ये इम्प्लीमेंट करता है, या फिर रिसर्च एंड एडवाइजिंग ऑन द लीगल रिफॉर्म। देखिए ये क्या काम करता है कि हमारे जितने भी लॉ हैं उनको रिसर्च करता है, कौन से बेकार हो गए जिनको हटा देना चाहिए, किन में सब चीजों को बनना चाहिए, जिनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए उसमें क्या सुधार करना चाहिए। तो ये रिसर्च करता है और भारत सरकार को एडवाइस देता है, लीगल एडवाइस कि भाई यहाँ आपको ये हटा देना चाहिए, ये करना चाहिए, और बताता है कि उस देश में ये लॉ हटा दिया, ये लागू कर दिया, ये ऐसा किया है, वो किया है। तो ऐसे बताता है ये। तो यहाँ पर सी वाले देखते हैं, कानूनी सुधार पर अनुसंधान और सलाह देता है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा सी। तो ठीक है, सी आंसर है इसका। नेक्स्ट, अब देखिए मैंने यहाँ पर ये जैसे मैंने यहाँ पर पूरा दे रखा है ये, तो आप जो है इसको रीड कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पर एक बात बताना मैं भूल गया, जो इंडिया का पहला यहाँ पर दे नहीं रखा है। इंडिया का जो पहला लॉ कमीशन बना था वो एक्चुअली 1834 में बनाया गया था इसको। ठीक है, प्रावधान तो इस चार्टर एक्ट 1833 का था, लेकिन इसको जो बनाया गया था तो हो सकता है कि वो डेट 1833 ना देखकर 1834 दे दे।
तो उस केस में आंसर 1834 हो जाएगा। तो पहला जो लॉ कमीशन बनाया गया था ना, तो वो जो रूल मतलब जिस एक्ट के अंदर बनाया था 1833 के अंदर बनाया था, लेकिन ये अगर ऐसा देता है कि 1833 के अंदर बनाया था तो ठीक है 1833 कर देना, लेकिन अगर उसमें ये आंसर दे रखा है 1834 लेकिन एक्चुअल में बना था 1834, ठीक है, तो आंसर उस केस में हो जाएगा 1834। तो क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि किसी को कंफ्यूजन हो। अब दूसरा है कि विच ईयर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट पूछा गया है, काफी बार क्वेश्चन, कौन से साल में इसको पास किया गया था। देखिए ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है ये 2002 में इसको पास किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हिंदी वालों के लिए और इंग्लिश वालों के लिए दोनों के। मैंने आंसर में ऊपर नीचे कुछ सुधार को लिख रहा है। देखिए ये जो एक्ट था ये 2002 में पास किया था, इसको ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, बस आप सिंपल सा इसको ये पढ़ने की जरूरत नहीं, बस साल का नाम याद रखना। ये भी इसमें वैसे इसके अंडर 3 बॉडी बनाई गई, एक तो इंडिया के लेवल पर बनाई गई जिसको बोलते हैं नेशनल लेवल, नेशनल बायोडाइवर्सिटी, एक स्टेट लेवल पर बनाई गई स्टेट बायोडाइवर्सिटी, और एक होती है जो लोकल लेवल पर पंचायती राज लेवल पर बनाई जाती है। इसका हेड क्वार्टर और याद रखना। ये वैसे तो जरूरी नहीं नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का हेड क्वार्टर चेन्नई में, लेकिन हो सकता है कि कभी कभार एग्जामर को क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट बनाना होता है तो वो फिर रख देता है। अब मैंने यहाँ पर कुछ लॉ दिए हैं जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, तो आपको इन लॉ के बारे में डेट पता होनी चाहिए भाई कौन सा कब लागू हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछे गए। मैं हो सकता था मैं इन पर अलग अलग 8-10 क्वेश्चन बना देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उसका एक रीजन ये है कि अगर आप इनको रट लोगे, अच्छे से याद कर लोगे, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, तो आपको पता होगा कि भाई कैसा, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट में पूछता है कि भाई जो लॉ दे रखे होते हैं उनको क्रोनोलॉजिकली आप अरेंज करें, पहला कौन सा है दूसरा दूसरा, ये मैं द फॉलोइंग ऐसे पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी ये भी सुर्खियों में था। तो ये एक डिसीज है, ये इस डिसीज का नाम है कया कायासानूर, पता नहीं क्या है, कैसी डिसीज है, अच्छा सा नाम नहीं रख सकते ये, कयाशानूर। देखिए ये जो एक डिसीज है जो भी है ये वायरल डिसीज है, मतलब ये वायरस की वजह से होती है, ठीक है, ये वायरस की वजह से डिसीज होती है। और ये सबसे पहले इसको इंडिया में जो कर्नाटका स्टेट है हमारा, उसके अंदर एक फॉरेस्ट है कयासानूर, तो वहां पर इसके बारे में पता लगा था। और तो आपसे ये पूछा जा सकता है भाई ये कौन से स्टेट में पहले इसके बारे में पता लगा था, तो वो कर्नाटका है, साउथ इंडिया का स्टेट। तो यहाँ से है कि वायरल फीवर, ये इसका जो आंसर हो जाएगा वायरल फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पर वेयर वॉज द कैसानूर फॉरेस्ट डिसीज फर्स्ट रिपोर्टेड, तो ये कर्नाटका में रिपोर्ट हुई थी पहली बार इसको। अगर आपको स्पेसिफिक लोकेशन पूछ ले तो भैया इसका नाम याद रखना, ये कतीना केर गांव के बन एक वहां पर एक फॉरेस्ट है, तो ये कतीना केर फॉरेस्ट में होता है ये। दूसरा ये मैंने यहाँ पर इसके बारे में लिख दिया है, अब ये खबर में उसमें तो न्यूज में इसलिए मैंने इस पे एमसीक्यू बना दिया। बस आपको ये बताना है कॉमन, ये जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड होता है क्या होता है। देखिए आप मान लो एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, तो कभी आप ना बस में बैठे, आप कभी ट्रेन में बैठे, तो इन सब के लिए एक ही कार्ड होना चाहिए, वन कार्ड। अब ऐसा नहीं आप दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो तो अपना अलग से कार्ड बनवाना पड़ रहा है, फिर आप मान लो कि ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो तो आपको दूसरा कार्ड बनवाना पड़ रहा है या वहाँ टिकट लेनी पड़ रही है, तो सबके लिए एक ही कार्ड होना चाहिए। किसी बस में बैठे हो उसके लिए अलग से कार्ड बनवाना पड़ रहा हो, तो एक ही वन नेशन वन कार्ड के अंडर भारत सरकार ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया था। इसको 2019 में लॉन्च किया था, 2019 में लॉन्च किया था, ठीक है। तो 2019 की डेट याद रखना, हिंदी और इंग्लिश दोनों। ये यहाँ पर मैंने इसका नोट्स दे रखे हैं, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हुआ था, जो 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, ये क्या है, एनुअल एक इवेंट होती है, ईयरली इवेंट है, ठीक है, ईयरली इवेंट है, हर साल इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इस बार ये ऑस्ट्रेलिया में हुई, और इसकी जो थीम थी वो इसकी थीम ये थी कि टूवर्ड्स स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। देखिए ये थीम ऐसी ही क्योंकि इंडियन ओशन में, क्योंकि चाइना का इंडियन ओशन में दबदबा बढ़ता चला जा रहा है, और चाइना एक कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बात दबदबे से नहीं बढ़ी, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो चाइना है वो अपनी दादागिरी दिखाता है, इंडियन ओशन में अगर आता है तो वो अपनी दादागिरी दिखाएगा, वो जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है उसको रोक देगा। तो इस सब क्योंकि इंडियन ओशन एक ऐसा है कि यहाँ पर वर्ल्ड का ट्रेड होता है, तो और इंडिया के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए
जितनी भी इंडियन ओशन कोस्टल रीजन्स, इंडिया ओशन के चारों तरफ कंट्री हैं, उन्होंने एक जो है वो हर साल मिलती है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। तो ये कॉन्फ्रेंस करती है और वो कैसे चाइना के दबदबे से दूर करें इसको, तो ये ऐसी थीम बनाई गई है टूवर्ड्स द स्टेबल। स्टेबल इसलिए क्योंकि चाइना आपका यहाँ पर मतलब अनस्टेबिलिटी ना फैला दे। सस्टेनेबल इंडियन ओशन, कभी पता लगा चाइना जाए उसके मछुआरे यहाँ पर आए, सारा यहाँ की जो फिशेस है उसको, उसके यहाँ जो रिसोर्सेस है उसको अंधाधुंध एक्सप्लॉइट करने लगे। तो भैया आपको स्टेबल रखना है इसको, सस्टेनेबली इसके रिसोर्सेज को यूज करना है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। तो ये मैंने यहाँ पर दे रखी है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि भाई एक तो क्वेश्चन यही बन सकता है कि जो 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस थी वो अभी कहाँ हेल्ड हुई थी, कौन से देश में हेल्ड हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन में नहीं हुई थी, कभी उल्टे सुल्टे ऑप्शन पूछने लगे। अब ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज द स्टेट ऑफ द मलक्का सेपरेट। तो देखिए ये स्टेट ऑफ द मलक्का, ये स्टेट होते क्या है। देखिए ये स्टेट होती है, ये छोटी सी वाटर बॉडी होती है और बड़ी वाटर बॉडी एक इधर लगी हुई होगी और एक इधर लगी हुई होगी। तो ये बिग वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाली छोटी सी वाटर बॉडी होती है, उन्हीं को स्टेट बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर इंडियन ओशन है, तो ये छोटी सी वाटर बॉडी है। तो पैसिफिक ओशन के जब इंडियन ओशन में आएंगे या इंडियन ओशन के पैसिफिक ओशन में जाएंगे तो इस छोटी सी वाटर बॉडी से होकर जाएंगे। तो इसी छोटी सी वाटर बॉडी को बोला जाता है स्टेट। तो मलक्का स्टेट कौन कौन सी कंट्रियों के बीच में आपको ये बताना है। देखिए ये एक मलेशिया और इंडोनेशिया, दो कंट्रियों के बीच में लोकेट करता है। मैंने यहाँ पर इसके नोट्स के बारे में भी दे रखा है। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो मलक्का स्टेट है कौन कौन से दो ओशन को जोड़ता है। तो इसका जो आंसर है पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन, पहली बात। ऐसे भी बोल सकता है साउथ, ये क्योंकि अभी मैं आपको जरा दिखाता हूँ इसके बारे में। देखिए नेक्स्ट, ये इसका मैप देखें आप। देखिए ये क्या है, ये पूरा ये इतना वाला जो ओशन है ये इंडियन ओशन है ये, और ये जो है पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन में भी एक छोटा सा ओशन है साउथ चाइना सी। तो ये है जो रेड कलर देख रहे हो ये स्टेट ऑफ मलक्का है, और ये जो है ये वाला है अंडमान सी। तो ये साउथ चाइना सी को अंडमान सी से जोड़ता है। ये तो छोटी वाटर बॉडी के बारे में बात हुई, लेकिन अगर वाटर बॉडी, बड़ी वाटर बॉडी के बारे में बात करता है तो ये पैसिफिक ओशन है और ये इंडियन ओशन। तो पैसिफिक ओशन को इंडियन ओशन से जोड़ने का काम करता है। तीसरा क्वेश्चन, ये मलेशिया है, ये वाला, इसको मलेशिया पेनिनसुला बोला जाता है, और ये जो है इंडोनेशिया है। तो ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में एक छोटी सी पतली सी वाटर बॉडी है। चाइना को बहुत खतरा रहता है इससे, अगर ये किसी भी तरह से चौक होगी तो चाइना का मोस्ट ऑफ ट्रेड इधर से ही होता है। अब हु इज द फादर ऑफ द हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये सबको पता होगा, एम.एस. स्वामीनाथन इंडिया के फादर ये थे। देखिए क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार 2024 में इनको भारत रत्न मिला है, समझ गए आप, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। कभी आप सोच रहे हो तो सबको पता होता है। अब दूसरा क्वेश्चन कि हु इज द क्रेडिटेड विद इनिशिएटिंग सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म। देखिए जब 1991 में इंडिया के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आए तो उस टाइम पर पीवी नरसिम्हा जो थे प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ द इंडिया, तो इन्होंने जो है एलपीजी रिफॉर्म की है, एलपीजी रिफॉर्म की है। ठीक है, लिबरलाइजेशन। तो इन्होंने इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया। तो इन्हीं को मतलब इन्हीं जो इंडिया के अंदर जो मेन इकोनॉमी में रिफॉर्म हुआ था तो उसका जो मेन श्रेय है वो इन्हीं को जाता है। ठीक है, उसका जो क्रेडिट है वो इन्हीं को जाता है। तो पीवी नरसिम्हा राव हु इज द क्रेडिटेड विद इनिशिएटिंग सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो इन्होंने इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो इकोनॉमी में एक सिग्निफिकेंट रिफॉर्म किया था वो इन्होंने नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम पर लाइसेंस राज चलता था। लाइसेंस राज का मतलब एक पुलिस वालों का गुंडा राज चलता था। पुलिस वाले होते थे वो लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए वो आपसे पैसे वसूल करते थे। अब दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्डी प्रोमेथ्यूअसली रिसीव द भारत रत्न अवार्ड। तो आपको ये बताना है कि भाई इसमें मरने के उपरांत किसको भारत रत्न मिला है। या अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला है, 2024 की बात हो रही है, या प्रणब मुखर्जी को मिला है, या दोनों को मिला है, या नन ऑफ अबव। तो देखिए अभी मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा, तो इनमें से किसी को भी नहीं मिला है 2024 में। ना तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला है, इनको 2019 में मिला था, और 2019 में ही इनको मिला था प्रणब मुखर्जी को। तो इनमें से किसी को नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हिंदी वाले भी देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स वाज अवॉर्डेड भारत रत्न अवार्ड इन 2024। जैसे मैंने कहा अब्दुल कलाम जी को 2019 में मिला था, 2019 में मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी 2019 में मिला था। प्रणब मुखर्जी
नहीं, दो इनको, ये इनको नहीं मिला था 2019 में, और ये बताना है कि प्रणब मुखर्जी को भी 2019 में मिला था। तो अब ये बताना है कि 2024 में किसको मिला, तो इसमें से किसी को भी नहीं मिला। भारत रत्न इज इंडियाज का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, हु वाज ऑनर्ड विद दिस प्रेस्टीज। वैसे ये जो भारत रत्न अवार्ड होता है ये 3 ही लोगों को दिया जाता है, लेकिन इस साल कमाल हो गया, धमाल हो गया, 5 लोगों को दिया गया। ठीक है, तो ये बात याद रखना, इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो इस साल ये 2024 में 5 लोगों को मिला है। ठीक है, 5 व्यक्तियों को, 5। अब देखिए ये यहाँ पर मैंने लिस्ट दे रखी है जिन जिनों को मिला है। एक तो स्वामीनाथन जी को मिला है, चौधरी चरण सिंह जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, 5th प्राइम मिनिस्टर, इनको मिला है, पीवी नरसिम्हा राव इनको मिला है, और ये कारपूरी ठाकुर, ये जो है ये उस वहाँ के बिहार के प्राइम थे, चीफ मिनिस्टर थे, तो इनको मिला है। एल के अडवाणी साहब, इनको मिला है। इन्होंने जन्मभूमि, मैंने यहाँ पर सारे भारत रत्न के अवार्ड के सारे दे रखे हैं, यहाँ भी दे रखे हैं। देखो नंबरों को मत जाना, ये नंबर जो है इसने गलत कर दिए हैं। जैसे 13 के बाद यहाँ पर आना चाहिए था 14, लेकिन इसने 1 2 3 से स्टार्ट करा है, तो मतलब इसने गलत कर दिया। अब यहाँ भी गलत कर दिया, तो ये मैंने सीक्वेंस में डाले हुए हैं। अब 2024 2019 में जो जिन जिनको मिला था, आप देख लेना जरा, यहाँ पर अवार्ड हो सकता है 2000, ऐसी कुछ उल्टे सुल्टे क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन पूछना तो नहीं चाहिए, 2024 वाले पूछना चाहिए। अब ये कि हु इज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। देखिए जो इंडिया इंडिया के जो फादर कहलाए जाते हैं वो स्वामीनाथन जी है, और जो फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड के जो फादर कहलाए जाते हैं वो नॉर्मन नॉर्मन बोरलॉग जी हैं, तो इनका यहाँ मैक्सिको के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो, यहाँ पर नोट्स दे रखे हैं। हाँ, अब ये भोपाल गैस ट्रेजेडी पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी वो 1984 में हुई थी, और इस मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिलीज हुई थी। यूनियन कार्बोनाइट का एक प्लांट था भोपाल के अंदर, तो वहां पर ये इंसिडेंटली ये एक्सीडेंट हुआ और काफी लोग मरे थे। मैं एक बुक पढ़ रहा था, मतलब वहां पर उस बुक के पढ़ने से ऐसा लग रहा था जैसे वहां को डेड बॉडी की बरसात हो रही हो, जहां तहां लोग मरे हुए पड़े हैं, इतना मतलब, चलो छोड़ो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केमिकल प्लांट्स वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द भारत गैस ट्रेजेडी। तो आपको ये बताना है कि भाई ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, ये किस प्लांट में हुई थी। तो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ये प्लांट था, जिसकी वजह से ये हमारे इन्वायरमेंट में काफी लूप होल थे। उसके बाद में एक लॉ भी लाया गया था, अभी बात करेंगे। देखो What was the leak from the, आपको गैस का नाम बताना है, वो कौन सी गैस रिलीज हुई थी इस प्लांट से। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो हिंदी वाले भी देख सकते हैं, यहाँ पर इसका ये आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए, जब हमारे जो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई 1984 के अंदर, तो इन्वायरमेंट जो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था उसमें काफी मतलब लूप होल थे उस टाइम लॉ में। तो फिर भारत सरकार एक 1986 में एक लॉ लाई, इसीलिए लाई क्योंकि ये गैस ट्रेजेडी जो हुई थी। तो आपको ये बताना है कि ये जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, ये क्यों लाया गया था, किसकी वजह से लाया गया था। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसके बाद में लाया गया था, इसी चीज को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ये दे रखा है, नोट्स दे रखे हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। आपको ये बताना है कि व्हेन वाज द टाइगर, इंडिया का जो प्रोजेक्ट टाइगर था, इसको कब लॉन्च किया गया था। तो याद रखना 1973, ये रटने वाले क्वेश्चन है ये कुछ, तो आपको वो याद होने चाहिए 1973। मैंने यहाँ पर नोट्स में दिया हुआ है। अभी आपको ये बताना है कि वो इज द थीम ऑफ द नेशनल साइंस डे। देखिए नेशनल साइंस डे 12 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, तो इसकी थीम क्या थी आपको ये बताना है। क्या इसकी थीम साइंस एंड इनोवेशन थी, क्या इसकी थीम ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ साइंसेस विद डेटा एंड द एआई, या इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। तो देखिए इसकी जो इस बार की थीम थी ये थी, क्योंकि आज जो आजकल सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है वो ये बना है कि भारत जो है टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज्यादा उन्नति कर रहा है, चाहे आप इसरो को ले लो या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ले लो। तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा सी। ये 28 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है, 12 फेब को नहीं किया जाता, 28 फेब को।
28 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। यहाँ पर थीम भी दी हुई है। अब आपको ये बताना है कि वो वेयर डिड द 21st एडिशन ऑफ द बायो एशिया समिट। देखिए ये जो बायो एशिया समिट थी, ये हैदराबाद में इस समिट का आयोजन हुआ, तो इसका जो आंसर है वो हैदराबाद है। ऐसा यहाँ पर थीम भी आप कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ साइंस विद डेटा एंड एआई। तो थीम पर भी क्वेश्चन लगता तो नहीं उसको कि थीम पर क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। अब यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भारत गगनयान मिशन लॉन्च करने वाला है, तो आपको ये बताना है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 4 इंडियन एयरफोर्स के पायलट को सिलेक्ट किया है, जिसमें वे बैठकर ऊपर जाएंगे, जो स्पेस में जाएंगे। तो कितने लोग हैं, कितने लोगों को ऐसे कितने एस्ट्रोनॉमर है जो जिनको गगनयान में भेजा जाएगा? 4 लोग, उनके नाम भी हम देखेंगे। अब यहाँ भी व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिया का गगनयान मिशन, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इंडिया एक्चुअली अपनी जो टेक्नोलॉजी उसको डेमोस्ट्रेट करना चाहता है। जो इसरो है, इसरो अपनी टेक्नोलॉजी को डेमोस्ट्रेट करना चाहता है, उसको दिखाना चाहता है पूरी दुनिया में कि हमारे पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी किसी किसी के पास है, कि हमारे पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी कि हम भी ह्यूमन को स्पेस में भेज सकते हैं, कि आने वाले टाइम में हम भी ह्यूमन को चंद्रयान पर भेजेंगे, ह्यूमन को हम भी मंगल ग्रह पर भेजेंगे। तो इसका जो आंसर है वो है डी, टू डेमोस्ट्रेट द इंडिया टेक्नोलॉजिकल पावरीज इन द ह्यूमन स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये यहाँ पर देखिए, ये इनके नाम पूछ सकता है, इनसे पूछा जा सकता है कि इनके नाम पूछे जा सकते हैं आपसे कि बताओ कि जो गगनयान मिशन है उनसे कौन से 4 एस्ट्रोनॉमर को सेलेक्ट किया गया, उनके नाम दिए जाएंगे, कौन से सेलेक्ट नहीं किए गए। देखिए सच बताऊं तो ये 4 हीरो हैं। अब आपके जो हीरो होंगे वो उनको लगता होगा कि भाई जैसे इनके सर पर बाल नहीं है, तो आपको लगता होगा कि ये हीरो कैसे हो सकता है। आपका हीरो जो है उसके तो लंबे लंबे बाल होते हैं, जैसे आपका कोई हॉलीवुड का कोई एक्टर होगा, उसके लंबे लंबे बाल होते हैं, अच्छी बॉडी होगी, एकदम हैंडसम होगा। देखिए ये वो जो हीरो होते हैं वो वर्चुअल हीरो होते हैं, वो इंटरटेनमेंट करने वाले हीरो होते हैं। ये कौन से होते हैं? ये रियल हीरो हैं, दीज आर द रियल हीरो। आप समझ गए? वो हीरो अपनी जान नहीं लगाते, भारत देश के लिए अपनी जान नहीं लगाते। ये अगर अनफॉर्चुनेटली गगन जो भी मिशन भेजा जाएगा, स्पेस मिशन भेजा जाएगा, अगर वो फेल हो जाए तो मतलब आप समझ रहे हो ना, ये तो गए, इनकी बहुत कम चांसेस है कि ये बच पाएंगे। तो मतलब जो भारत देश के लिए जान दे सकता है, दैट आर द रियल हीरो। वो वर्चुअल हीरो होते हैं, बस वो मूवियों में दिखाई देते हैं, वो भी चलो छोड़ो। अब आपको ये बताना है कि वेयर इज द इम्यूनेशन एंड द मिसाइल्स कॉम्प्लेक्स लोकेटेड। देखिए एशिया के अंदर जो हमारे कास्तूर होते हैं, इम्यूनेशन से एक कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, क्योंकि इंडिया भारत से बहुत सारा इम्यूनेशन इंपोर्ट करता है, बाहर से मंगवाता है, तो काफी खर्चा बैठ जाता है। तो यूपी के अंदर कानपुर में एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, अदानी अदानी मतलब ये प्लांट लगा रहा है, तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर इम्यूनेशन, हाई क्वालिटी का इम्यूनेशन बनाया जाएगा। साउथ एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, तो आपको याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर इसके बाद खत्म हो जाएगा, बस आपको ये फैक्ट याद रख लेना। अमृत भारत स्टेशन स्कीम, देखिए इसके अंदर हो ये रहा है कि जो जितने भी पुराने रेलवे स्टेशन उनको रीडेवलप किया जा रहा है। 1275 रेलवे स्टेशन को पूरी इंडिया के अंदर उसको रीडेवलप किया जाएगा अच्छे से, जो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनको डेवलप किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो, एक मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये डेटा लिखा है कि इंडिया एक ऐसा देश है जिसके पास लार्जेस्ट एरिया है कॉटन प्रोड्यूस करने के लिए, और इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन और सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर। तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस करता है, लेकिन खपत दूसरे नंबर पे है। तो यहीं पर हम आज का ये वीडियो खत्म करते हैं।